स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 17। पिछली कक्षा तक हम भाग 16 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 17वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, है ना, जो कि हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था, है ना, 16वें भाग में भी पढ़ा था। यह आपकी पुस्तक में 4.3.9 पे दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप इसे वहां से थोड़ा पढ़ लेंगे। बाकी हम अपनी कक्षा में इसे अच्छे से तो पढ़ेंगे। आज हम इसे चुंबकीय गुण को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 4.8 पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम रंगीन आयनों का बनना, है ना, जो रंगीन आयन है वह कैसे बनते हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। यह आपकी पुस्तक में 4.3.10 में दिया हुआ है, जिसे आप वहां से जरूर पढ़ लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सारणी 4.7 चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित एवं प्रेक्षित मान, है ना, जो जिनकी जिनकी मात्रिक या फिर यूनिट क्या है, वो है मैग्नीट्यूड, है ना। चुंबकीय आघूर्ण है, इसका एक सूत्र था, क्या था, म्यू इक्वल्स टू, सूत्र था म्यू इक्वल्स टू वर्गमूल एन एन प्लस टू, है ना, यही सूत्र था, है ना। इस सूत्र से ये जो म्यू है, माफ कीजिए सही से नहीं बना, लेकिन हाँ, ये जो म्यू है ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है ना। और ये जो चुंबकीय का आघूर्ण है, इसमें ये किस वजह से, इनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से चुंबकीय आघूर्ण होता है किसी भी पदार्थ में, है ना। तो ये जो सारणी है जो आप देख सकते हैं 4.7, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित एवं प्रेक्षित मान की है। परिकलित एवं प्रेक्षित मान, है ना। परिकलित और प्रेक्षित मान क्या है चुंबकीय आघूर्ण पर, उस उसकी तुलना के लिए यह सारणी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हर आयन में, जैसे Sc से लेकर जब हम Cr तक जाएंगे, Sc3+, Ti3+, Ti2+, B2+, Cr2+, इनके विन्यास और इनमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह भी दिए हुए हैं। चलिए फिर देखते हैं। हाँ, तो देखिए आयन Sc3+, ये देखो, ये अगर आप देखोगे क्या है, 3D श्रेणी, है ना। इसमें क्या है, एस स्कैंडियम टाइटेनियम, है ना, दो टाइटेनियम के, है ना। स्कैंडियम अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में, टाइटेनियम अपनी +3 की और +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में, और वी मतलब वेनेडियम, वेनेडियम भी अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है। और फिर बारी आती है Cr क्रोमियम की, जो कि अपने +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अगर आप देखोगे इसके बाद हम आगे भी Mn से लेके Zn, है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक पूरी 3D श्रेणी, है ना, 3D श्रेणी है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नितिन जित, है ना। तो ये जो पूरी श्रेणी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और इनकी चुंबकीय आघूर्ण, परिकलन और प्रेक्षित, इन दोनों में तुलना करेंगे, है ना। तो देखिए स्कैंडियम 3+, मतलब जो स्कैंडियम है वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 3D0। क्यों होगा, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, पहले नंबर पे आता है तो 3D1 4s, और +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दी। तो Sc3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटा, तो दो, जो एक इलेक्ट्रॉन है वह डी कक्षक से और दो इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से जाएंगे, क्या हुआ, 3D0, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 0, है ना, और इसका परिकलित मान भी 0 है और प्रेक्षित मान भी 0 है। ऐसे हम टाइटेनियम 3+ की बात करते हैं, टाइटेनियम दूसरे नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D2 4s2, है ना। तो इसमें से +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दान देता है टाइटेनियम, तो दो एस कक्षक से और एक डी कक्षक से, है ना। तो क्या हुआ, 3D1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, इसका परिकलित मान 1.7, अपेक्षित 1.7, है ना। हमने पढ़ा था कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है ना। ऐसे ही जब टाइटेनियम 2+ देखा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 3D2, और इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है,
इसका परिकलित मान 2.8 और प्रेक्षित 2.76। ऐसे जब हम वेनेडियम V2+ की बात करेंगे, है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 3d3, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, इसका परिकलित मान 3.87, है ना, 3.87। और जो इसका प्रेक्षित मान है कितना 3.86। इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर Cr2+ क्रोमियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, है ना, तो इसका परिकलित मान कितना हुआ 4.90, और उसका जो प्रेक्षित मान है वह कितना हुआ 4.80। इसमें कोई दिक्कत, सारणी सही से समझ आ रही? चलो थोड़ी सी सारणी और बाकी है, उस पर भी हम दृष्टि डालते हैं, है ना। अब देखो हम Mn की बात करेंगे, है ना। Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो 3d5 4s। Mn+2 में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन एस सेक्शन से निकाल दें विन्यास 3d5, है ना, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 5, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, इसका परिकलित मान 5.90, प्रेक्षित मान 5.96, है ना। ऐसे Fe2+, है ना, Fe कितना होता है 3d6 4s +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एस सेक्शन से जाएंगे, क्या हुआ 3d6, इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, है ना, और परिकलित मान 4.90, 3d6 में 4, है ना, और इसका परिकलित मान 4.93 और प्रेक्षित मान 5.36 5.5 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम यहाँ पे स्कैंडियम से जब हम Mn तक आए, है ना, तो जितने डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, है ना। लेकिन जब हम Mn से आगे जाएंगे, है ना, तो 3d6 में जाएंगे, तो Mn से आगे जब हम जाएंगे तो डी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें जब हम 10 से, है ना, 10 से माइनस करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये 6 है, डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 10 में से 6 घटाए तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ऐसी कोबाल्ट-2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 है, तो इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे 10 में से 7 घटाए कितना है 3, है ना, ऐसे 3, उसका परिकलित मान 3.87 और परीक्षित 4.4 से 5.2 के बीच में, है ना। ऐसे हम Ni2+ की बात करते हैं लेकिन अपने +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना है 3d8, क्या है 3d8, और जो उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 में से 8 घटा 2, है ना, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका परिकलित मान 2.84 अपेक्षित 2.9 से 3.4 के बीच में, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सी कॉपर-2+ को देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 10 में से 9 गए तो 1, है ना, परिकलित मान 1.73 और प्रेक्षक मान 1.8 से 2.2 के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जिंक को देखिए एक बार, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 3d10 4s, यह अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 3d10, है ना, 3d10, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0, क्यों 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 0, और इसका परिकलित मान 0 और प्रेक्षित भी नहीं, है ना। तो अगर आप देखोगे स्कैंडियम स्कैंडियम का 0 है ना, और ऐसे ही जब हम जिंक मतलब शुरू का जो तत्व है और जो आखिरी के तत्व है उनके मान क्या है 0, और उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है 0, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सारणी अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, आगे चले, चलो आगे बढ़ते। उदाहरण नंबर 4.8, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, है ना। यहाँ में क्या चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है ना, अगर इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ 25 हुआ, परमाणु क्रमांक कितना है 25 है ना, तो देखो परमाणु क्रमांक 25, अगर आपको याद हो तो परमाणु क्रमांक 25 का मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 3d5, है ना। जैसे कि अगर Mn की बात करें मैंगनीज, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 25, है ना, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम से हम मैंगनीज घटाएंगे 21 22 23 24 25, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, है ना, मैंगनीज का कितना हो 3d5, है ना, तो 3d5 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितने होंगे, अगर आपको बताओ कि जब हम 0 से 5 तक, है ना, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो जितने डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं
है ना, उतने ही अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। तो D5 अगर है उसके अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, है ना। और हमारा सूत्र क्या था, म्यू इक्वल्स टू वर्गमूल n+2। n यहाँ क्या था, n क्या यहाँ क्या था, अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन, है ना। और म्यू यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए हम ये सूत्र वर्गमूल n+2 लगाएंगे, है ना। और हाँ, हमारे पास जो अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन है वह कितने हैं, 5 है ना। तो हम ये सूत्र लगाएंगे, √5, 5+2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √5 × 7, है ना। ये क्या हो गया, वर्गमूल 35 हो गया, क्या हो गया, वर्गमूल 35। और वर्गमूल 35 की, जब हम 35 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 5.92, है ना, 5.92। और जो म्यू है ना, जो जो म्यू है, चुंबकीय आघूर्ण, है ना, उसकी मात्रा क्या, उसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन होते हैं। तो हमारा म्यू या फिर चुंबकीय आघूर्ण उस परमाणु का जिसका द्रव्यमान 25 है क्या आया, 5.92 बोहर मैग्नेटॉन या फिर 5.92 बी, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, रंगीन आयनों का बनना, है ना, यह आपकी पुस्तक में 4.3.10 में दिया हुआ है ना। जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है, तो उत्तेजन ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन भी बोलते हैं, का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है ना। देखो, तो देखो, जब कोई डी कक्षक है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह निम्न ऊर्जा, जो डी कक्षक है उसमें भी कई ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, जो निम्न ऊर्जा, उच्चतम ऊर्जा, है ना। तो निम्न ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब वह उत्तेजन ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन की वजह से उच्चतम, है ना, जो उच्चतम ऊर्जा वाला डी कक्षक है वहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है ना, उसका जो मान है अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है ना। तो जब वो वहां जाता है तो सामान्यतः जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इस एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन से जब वह ऊपर जाता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है, वह दृश्य प्रक्षेप, विजिबल रीजन, है ना, जिसे हम देख सकते हैं, में स्थित होती है। इसी वजह से जो प्रेक्षित रंग है ना, जो वह अब्जॉर्ब या फिर जो अवशोषित प्रकाश है उसका पूरक रंग होता है ना। जो वह अब्जॉर्ब करेगा, है ना, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जो पूरक रंग है वह हमें दिखेगा। इसी प्रकार से किसी भी आयन का रंग रंग होता है या फिर रंगीन आयन बनते हैं, क्या, जब डी कक्षक में ही काफी अलग अलग कक्षक होते हैं, है ना। जो एक कम ऊर्जा वाला, एक ज्यादा ऊर्जा वाला, है ना। तो जो निम्न ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह जब ऊर्जा लेकर, है ना, उत्तेजन ऊर्जा की वजह से, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन की वजह से उच्चतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन में जाता है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो है उसकी आवृत्ति होती है, वह दृश्य प्रक्षेप या फिर विजिबल रीजन में पाई जाती है ना। और उसके वजह से जो प्रेक्षित रंग है वह अवशोषित प्रकाश का पूरा प्राप्त होता है, जो कि हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अवशोषित प्रकाश के आवर्ती का निर्धारण लिगेंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है ना। जो अवशोषित प्रकाश है ना, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जो अवशोषित प्रकाश है, उसकी जो प्रवृत्ति है ना, उसकी जो प्रवृत्ति, सॉरी, उसकी जो आवर्ती है, फ्रिक्वेंसी है, उसका निर्धारण लिगेंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है ना। तो लिगेंड है, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि अगला पार्ट है, उसमें हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो लिगेंड है उसके निर्धारण पर होता है, उसके स्वभाव के आधार पर किया जाता है। सारणी 4.8 में आयनों के जलीय विलयन में प्रेक्षित रंग को क्रमबद्ध किया गया है ना। तो अवशोषित प्रकाश है, एब्जॉर्ब एनर्जी है, उसकी जो आवृत्ति है वह निर्धारण लिगेंड के स्वभाव के आधार पर की जाती है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम सारणी 4.8 को बाद में देखेंगे, जिसमें जो आयन है उनकी जलीय विलयन में
प्रेक्षित रंगों को क्रमबद्ध किया गया है ना। एक्वस में चूंकि प्रेक्षित रंग है उनको क्रमबद्ध किया गया है ना, लाइन से लगाया हुआ, ताकि हमें आसानी हो किसी भी जो आयन है उसके रंग को, किसी आयन के रंग को पहचानने, है ना। यहाँ जल के अणु लिगेंड का कार्य करते हैं। यहाँ जो जल के अणु है ना, जल H2 है ना, वाटर जो जल है उसके जो अणु है वह लिगेंड का कार्य करते हैं। चित्र 4.5 में कुछ डी ब्लॉक तत्वों के रंगीन विलयनों को दर्शाया गया है ना। सारणी 4.8 में क्या है, जलीय विलयन में प्रेक्षित रंग है, उन्हें क्रमबद्ध किया हुआ है ना, तो हम उन्हें बाद में पढ़ेंगे। और चित्र 4.5 जो कि अभी हम देखने वाले हैं, उसमें कुछ जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, है ना, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके रंगीन विलयनों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया क्या, जो अवशोषित प्रकाश है उनका निर्धारण जो लिगेंड है उसके स्वभाव के आधार पर किया जाता है। फिर सारणी 4.8 में हम आयनों के जलीय विलयन को प्रेक्षित रंग में जो क्रमबद्ध है उसे देखेंगे। उसके बाद जो, और हाँ, जल के जो अणु है वह यहाँ लिगेंड का कार्य करते हैं। उसके बाद चित्र 4.5 जो कि हम देखेंगे कुछ डी ब्लॉक तत्वों के रंगीन विलयनों को दर्शाया गया है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र 4.5 प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ धात्विक आयनों के जलीय विलयनों के रंग बाईं ओर से दाईं ओर V4 प्लस V3 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस और CO2 प्लस, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ तत्व हैं, है ना, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ इस चित्र में दिखाए गए हैं, है ना। किस किस के, वेनेडियम, वेनेडियम जो कि अपनी +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, वी वेनेडियम अपनी जो +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है उसके, Mn मैंगनीज अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है वह, और जो Fe है वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है वह, और Cu कोबाल्ट जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है वह, और Ni निकेल जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में उसे, उसके जो आयन का जो रंग है वह, और अंत में Cu कॉपर जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में उसे हम देखें। ठीक है, इस चित्र में बाई से दाई ओर ये जो रंग दिए गए हैं या किसके, V4 प्लस V3 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस और CO2 प्लस के हैं। बाकी हम जब सारणी 4.8 देखेंगे तो जो आयन है उनकी जो एब्जॉर्बेशन एनर्जी है वह क्रमबद्ध है, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। अवशोषित जो ऊर्जा है वह क्रमबद्ध है, जिसे हम आसानी, ठीक है, ठीक है, तो ये समझ आ गया। हाँ, बाकी आज के हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने पढ़ा चुंबकीय गुण, जिसे हमने खत्म किया, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.9 में है, उसे आप वहां से अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उदाहरण नंबर 4.8 देखा, है ना, और उसके बाद हमने रंगीन आयनों का बनना देखा, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.10 में है, उसे आप जरूर से एक बार जरूर देख लें। बाकी अगली कक्षा में हम रंगीन आयनों का बनना, जो कि पुस्तक में 4.3.10 में है, इसे खत्म करेंगे। उसके बाद हम संकुल यौगिकों का बनना, है ना, संकुल यौगिकों का बनना, इस पे चर्चा करेंगे, जो आपकी पुस्तक में 4.3.11 में है। उसके बाद हम उत्प्रेरकी गुण, है ना, उत्प्रेरकी गुण जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.12 में है, उस पर चर्चा करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले बार।